प्रिंस, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को पढ़े बिना तुम इस एग्जाम को पास ही नहीं कर सकते। नॉट दैट वो डायरेक्टली तुमको पूछेंगे कि एक जजमेंट का नाम लो और उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना स्टार्ट करो। दे विल आस्क यू द डिटेल्स ऑफ दैट, दे विल आस्क यू द नुआंसेस ऑफ दैट। तो डोंट मिस दिस, इस वीडियो को मिस मत करना, बिकॉज मैंने बहुत सारे टॉपिक्स देखे, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे ऑन यूट्यूब, मैंने बहुत सारी क्लासेस को देखा, बहुत सारे एजुकेटर्स को देखा। बुरा मत मानना, बट आई एम सॉरी, द वे इट हैज बीन टॉट, द वे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को पढ़ाया जाता है वो गलत तरीका है। इससे तुम यूपीएससी के एग्जाम नहीं दे पाओगे। कुछ लोग बोलोगे कि आई एम ब्लोइंग माई ओन हॉर्न, बट आई थिंक आई डिजर्व टू बी ब्लोइंग माई ओन हॉर्न, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने के साथ साथ ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है, इसमें डीप डाइव चाहिए होता है इन द टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। मैं 1 घंटे का वीडियो लेने वाला हूं, तो अगर तुम में स्टैमिना नहीं है तो प्लीज अभी से ये वीडियो बंद कर दो, लेकिन अगर तुम में स्टैमिना है तो इस वीडियो को वॉच करो और लास्ट तक करो। मैं चाहूंगा कि तुम बिट्स एंड पीसेस में इस वीडियो को देखो, थोड़ी देर देखो, एक जजमेंट पढ़ो और उसके बाद मेक श्योर कि तुम उसके नोट्स बनाओ, और फिर थोड़ी देर के बाद टेक अ ब्रेक एंड देन ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस वीडियो ऑल ओवर अगेन। सो आई एम गोइंग टू कवर 4 main judgments. In fact, these are 5 judgments, but 4 main divisions. All of these judgments को हम लोग easily पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम इसको start करेंगे, तुम्हारे लिए एक बहुत ही awesome offer है, which is 60% off at Unacademy. CSE shows 18 months and above subscription मिलता है, यानी कि 17,999 में तुम्हें मिलेगा। Never forget my code. मेरा code is SIDLIVE, SIDLIVE, and make sure that you are a part of it. मुझे नहीं लगता इससे अच्छा रियलिस्टिक चांस तुम्हें मिलेगा to be able to prepare for this exam. तो हम कौन कौन से जजमेंट्स करने वाले, फटाफट मेक अ नोट ऑफ दिस। सो मैं पहले जजमेंट करने वाला हूं, which is called as the अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जजमेंट, which deals with a very important element of what is called as नार्को एनालिसिस। नार्को एनालिसिस सिर्फ लॉयर्स के लिए जरूरी नहीं है, नार्को एनालिसिस सबको पढ़ना पड़ता है as the principles of article 20, 21 and 22, यानी कि ये तुम्हारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। दूसरा भी हम लोग डील करेंगे फेडरलिज्म में, विच इज स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर, और उसी के साथ साथ हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 के बारे में पढ़ेंगे। बहुत धमाका हुआ था इस जजमेंट के बारे में, और बहुत धमाके हो रहे हैं और शायद होते रहेंगे, बिकॉज चैलेंजेस ऑफ फेडरलिज्म हमेशा रहते हैं। और फिर हम एक प्रॉपर्टी लॉ मेहनूर फतिमा केस करेंगे, और उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आ जाएगी विद रिलेशनशिप टू टाइटल्स। ये सारे जजमेंट्स आज हम करेंगे, और फिर पार्ट 2 में मैं तुम्हारे साथ और मिसलेनियस जजमेंट्स करूंगा, बट आई थिंक फॉर द अपकमिंग एग्जाम दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। सो यहां पर नंबर से ज्यादा यू हैव टू बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ईच ऑफ द कॉन्सेप्चुअल वैल्यू। पहला केस करते हैं अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। पहले अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तुम हैरी पॉटर देखा है? ज्यादातर लोगों ने हैरी पॉटर पढ़ा देखा होता है, या कम से कम पढ़ा होता है। हैरी पॉटर में एक सीन है, उस हैरी पॉटर में यह बात बोली जाती है कि ये 3 ड्रॉप्स लो ऑफ ट्रुथ सीरम, वर्ड क्या यूज किया? ट्रुथ सीरम। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। ट्रुथ सीरम लो और तुम्हारे मुंह से अंदर से जितने भी सच है वो बाहर आ जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि हैरी पॉटर के पास सच में ये ट्रुथ सीरम वाला फंडा सही भी था या नहीं था, लेकिन मैं जो तुम्हें केस बता रहा हूं वो है अमलेश कुमार केस। अमलेश कुमार केस का एक जनरली मोटा मोटा कुछ केस था। इट इज रिलेटेड टू अ मर्डर एंड अ डाउरी हैरेसमेंट केस। नाउ डाउरी हैरेसमेंट केस और मर्डर के केस में वहां के एसडीपीओ ने यह बात बोली कि माय लॉर्ड, आप ना घबराइए मत, मैं थोड़े ही टाइम बाद एक और एविडेंस लेकर आता हूं। वो जो एविडेंस लेकर आते हैं, वो पटना हाईकोर्ट में उसने बोला कि मैं ना और एविडेंस लेकर आता हूं। एविडेंस लाने के लिए उसने अमलेश कुमार को बोला, मैं तुझे नार्को एनालिसिस टेस्ट के थ्रू गुजारूंगा। नार्को एनालिसिस पहले समझने की कोशिश करो कि नार्को एनालिसिस होता क्या है। नार्को एनालिसिस में 2 केमिकल्स, सोडियम पेंटोथाल दैट इज थायोपेंटल सोडियम, स्कोपोलामीन या फिर सोडियम अमाइटल, ये 3 केमिकल्स को मिलाकर एक ट्रुथ सीरम बना दिया जाता है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ पेंटोथाल सोडियम देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ सोडियम अमाइटल देते हैं, लेकिन ये मिक्सचर देते हैं आमतौर पे। नाउ इसको केमिकल को यूज करते ही होता क्या है कि तुम्हारा जो कॉन्शियस कंट्रोल ओवर योर थॉट प्रोसेस है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तुम होश में रहते हो पर पूरी तरह से होश में नहीं रहते,
लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू विद एन एग्जाम्पल। तो सपोज मैं बोलूं कि मेरा नाम सिद्धार्थ है, मुझे रात को 3 बजे भी उठा के बोलोगे हेलो तेरा नाम क्या है, तो मैं बोलूंगा सिद्धार्थ है। क्यों? क्योंकि ये मुझे सोचना नहीं पड़ रहा, इट जस्ट कम्स टू मी। लेकिन अगर मुझे झूठ बोलना है कि मेरा नाम शाहरुख खान है, तो डू यू रियलाइज कि मेरा ब्रेन एक्टिवेट होना चाहिए। तो मुझे किसी ने पूछा बताओ तुम्हारा नाम क्या है, ना मुझे सोचना है कि नहीं यार मुझे ना सिद्धार्थ नहीं बोलना, मुझे अपना नाम शाहरुख खान बोलना है। उसके लिए कुछ मेंटल ऊर्जा और मेंटल कॉन्शियसनेस की जरूरत होती है। लेकिन जब आप ये ट्रुथ सीरम दे देते हो नार्को एनालिसिस में, तो तुम्हारा ना दिमाग उतना एक्टिव रहता ही नहीं। इसलिए तुम्हारे मुंह में जो पहला वर्ड आता है वो तुम बड़बड़ाने लग जाते हो, तुम बोलने लग जाते हो। नाउ तुम बोलोगे सर इसमें गलत क्या है? अगर कोई क्रिमिनल है और क्रिमिनल से हम ये बात कर बुलवाना चाहते हो कि तुमने मर्डर किया है या नहीं, या तुमने कहां गोली मारी, एटसेट्रा एटसेट्रा, सो ये सब तो किया जा सकता है, तो ये तो अलाउड होना चाहिए। बट ये जो तुम्हें लॉजिकली सही लगता है वो नेसेसरीली नहीं है कि लीगली सही हो। नार्को एनालिसिस इतना इजीली लॉ अलाउ नहीं कर सकता। थिंक अबाउट दिस। अगर मैं नार्को एनालिसिस यूज कर रहा हूं तो तुम एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत मेजर प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहे हो। तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायोलेट हो रहे हैं तुम्हें बिना पता करे। देयर इज एन आर्ग्यूमेंट विच इज रिटन इन द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसे आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 बोला जाता है। सब लोग लिखेंगे कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल इज आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। तुम्हारे स्क्रीन पर है, इसको लिखना स्टार्ट करो। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। और 20 सब क्लॉज 3 को ध्यान से देखो। 20 सब क्लॉज 3 बोल रहा है दैट नो पर्सन शैल बी accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself। लिखो क्या लिखा है? No person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself। इसमें कहा क्या जा रहा है समझने की कोशिश करो। Let me explain this to you। तो सपोज मैं तुम अक्यूज हो और पुलिस ने तुम्हारे ऊपर चार्ज लगाया हुआ है। अब कोर्ट में तुम्हारे ऊपर बोला जा रहा है तुमने ही मर्डर किया है, सीसीटीवी कैमरा पे तुम ही दिख रहे हो। तो तुम्हें क्या बोलना है? या तो तुम्हें चुप रहना है या फिर तुम्हें पूरा अधिकार है कि तुम झूठ बोलो, पूरा अधिकार है कि तुम डिविएट करो। बोलो नहीं नहीं मैं तो था ही नहीं, वो सीसीटीवी कैमरा तो गलत बोल रहा है। अब तुम्हें लगेगा ये झूठ है, ये झूठ का तो बात है, लेकिन दिस फॉल्स स्क्वेयरली विद इन माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एज एन अक्यूज। प्लीज अंडरस्टैंड, बॉलीवुड मूवी पर मत ध्यान देना। बॉलीवुड मूवी में इतनी अजीब बात दिखा देते हैं कि जो अक्यूज होता है, जो दोषी होता है, उसी के ऊपर वो बोलते तुम कसम खाओ। अरे भाई उसको कसम नहीं खिलाई जाती, उसको झूठ बोलना उसका अधिकार है, उसको चुप रहना उसका अधिकार है, उसको डिविएट करना उसका अधिकार होता है। इतना लॉ सबको आना चाहिए। लेकिन विटनेस जो गवाह है वो झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए उसको ओथ दिलाई देती है, उसको शपथ दी जाती है कि तू सच बोलेगा। तो हमारे यहां पर जब पुलिस के सामने अक्यूज जाता है या कोर्ट के सामने जाता है तो 20 सब क्लॉज 3, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 की रक्षा उसके ऊपर होती है। ही इज प्रोटेक्टेड ऑल द वाइल बिकॉज ऑफ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। इसको बोला जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अपने आप को किसी भी तरह से बचाने का तुम्हारा पूरा पूरा अधिकार है। अब तुम सोचोगे सर फिर पुलिस बुलाती क्यों है? वाई इज पुलिस कॉलिंग? फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्यों करती है? पुलिस के सामने कही हुई कोई भी स्टेटमेंट एविडेंस नहीं मानी जाती। लिख लो, मैंने क्या बोला? एनीथिंग दैट यू से इन फ्रंट ऑफ द पुलिस, स्पेशली जब आप कस्टडी में हो, तो वो एविडेंस नहीं माना जाता, एक्सेप्ट, अगर तुम्हें यहां दिखाई देगा, एक्सेप्ट सेक्शन 27। तो यहां लिखा है न्यू फैक्ट एक्सेप्शन डिस्कवरी एविडेंस एडमिसिबल अंडर सेक्शन 27। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज ये है आलाए कत्ल, एज एन ये है द मर्डर वेपन। अब एक आदमी ने इसी से चाकू लेकर इसी से मर्डर किया है और इसने ये चाकू उठाकर छुपा दिया एक पेड़ के नीचे। अब जब तक ये मर्डर वेपन नहीं मिलेगा और किसी को नहीं मालूम है कि उसने मर्डर वेपन कहां छुपाया हुआ है,
जब तक ये मर्डर वेपन नहीं मिलेगा तब तक पुलिस का केस हमेशा कमजोर रहेगा। तो इस आदमी ने उसको, अक्यूज ने उसको पेड़ के नीचे छुपा दिया। नाउ पुलिस जाती है और इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात करती है, और तहकीकात के टाइम पर ये अक्यूज्ड ये बात बताता है कि पुलिस, मैंने वो चाकू जो तुम ढूंढ रहे हो वो पेड़ के नीचे छुपाया हुआ है। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन जिससे कि एक नया फैक्ट डिस्कवर हो गया, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन जिससे एक नया फैक्ट डिस्कवर हो गया, वो कवर्ड होता है अंडर सेक्शन 27। वो एडमिसिबल है एज एविडेंस, केवल उसको सबूत माना जाता है, बाकी सब नहीं। इसका मतलब है अगर मैं नार्को एनालिसिस करवाकर, तुमको ट्रुथ सीरम देकर जो कुछ भी तुमसे बुलवा रहा हूं, क्या उसको एविडेंस माना जाएगा? सर्टनली नॉट। इसको बिल्कुल भी एविडेंस नहीं माना जाएगा। और यह बात पहले भी बोली गई थी इन द केस ऑफ श्रीमती सेल्वी वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि अगर आप फोर्सफुली किसी को नार्को एनालिसिस देते हो, वो वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 21 है, इट इज नॉट डन। फोर्सफुली नहीं दे सकते। मैं खुद चाहूं कि हां मेरा नार्को एनालिसिस करो तो बात अलग है, वो अलाउड है, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड। तो आजकल बहुत जगह नार्को एनालिसिस की बातें होती है, याद रखना फोर्सफुल नार्को एनालिसिस तुम किसी का भी नहीं कर सकते, वो कंप्लीटली वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 21 है। ये श्रीमती सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में पहले भी आया था और अब अमलेश कुमार केस में भी आ गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बता सकता हूं यूपीएससी में इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। यूपीएससी में क्वेश्चन बनेगा फोर्सफुल नार्को एनालिसिस इज वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 20, 21, 22 या फिर ऐसा कुछ, या फिर नन ऑफ द अबव। तुम्हें मालूम होना चाहिए नंबर आर्टिकल 21 है। और फिर वहां पर कभी कभी और टफ बनाने के लिए वो बोलेंगे नार्को एनालिसिस इज वॉलंटरली अलाउड, तो बोलना है यस, बोलना फोर्सफुली अलाउड तो बोलना नो। ये दोनों चीजें मिलेगी फ्रॉम नार्को एनालिसिस। और इसी तरह से क्लियरली कोर्ट ने बोला, द बेंच हैज आल्सो नोटिस, यानी कि द कोर्ट ने यह भी बात बोली कि रिजल्ट्स ऑफ सच अ टेस्ट कैन नॉट बी सबमिटेड एज द सोल एविडेंस इन अ ट्रायल बिकॉज द अक्यूज के पास कॉन्शियस कंट्रोल है ही नहीं। अगर उसने अपनी मर्जी से बोला है तो भैया बोल सकते हो, लेकिन अगर तुम जबरदस्ती करवा रहे हो तो तुम नहीं करवा सकते, बिकॉज इट विल गो अगेंस्ट 20 सब क्लॉज 3। इन अदर वर्ड्स इट इज ऑल्सो वायोलेटिंग आर्टिकल 21। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करना। ये दोनों कहां से आए? ये दोनों आए फ्रॉम द केस कॉल्ड एज अमलेश कुमार केस। तो इस तरह से पढ़ा जाता है। आई होप तुम्हें ये केस समझ में आ गया है। अगर ये समझ में आ गया तो अपने कमेंट सेक्शन में लिखो अमलेश अंडरस्टूड, अमलेश कुमार केस अंडरस्टूड। मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम्हें एक केस तो समझ में आ गया। अगला केस तो इतना इंपॉर्टेंट है, और ये एक नहीं है, ये दो केसेस है। अगले ये दोनों केसेस तो इतने इंपॉर्टेंट है कि ये तुम्हारे पॉलिटी का कोर्स सिलेबस का पार्ट है। इसको समझने के लिए पहले तुमको एक स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। हम केस की बात करें, हम बात करें स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। ओके, मिस्टर रवि के बारे में ये बात हो रही है। नाउ ये जो केस है, इससे पहले तुम्हें एक प्रोसेस समझना पड़ेगा। फर्स्ट एक लाइन समझो, जब हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो उसमें विधानसभा होता है, विधान परिषद भी हो सकता है, और गवर्नर भी होते हैं। सो विधानसभा जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, विधान परिषद जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है, एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। रूल क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर, चाहे वो केवल विधानसभा की हो या फिर विधानसभा और विधान परिषद, कुछ ही स्टेट्स है जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है और यूपी है, जहां पर दो सदन होते हैं। विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता है, बाकी सब में विधानसभा है। फेयर एनफ। अब ये इन लोगों ने एक लॉ पास किया। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। लेट्स से कि ये लॉ पास हुआ। सो दिस इज द लॉ जिसको पास किया गया। तो विधानसभा और विधान परिषद ने यह लॉ पास किया और उठाकर गवर्नर को दे दिया। नाउ गवर्नर को जैसे ही ये लॉ पहुंच जाता है तो गवर्नर के पास कुछ ही चॉइसेस होती है। क्या चॉइसेस होती है? सो गवर्नर
सिंपली इसको या तो असेंट दे सकता है, असेंट मतलब हां बोल सकते हैं। तो गवर्नर ने बोल दिया असेंट, वर्ड क्या है असेंट, असेंट मतलब हां बोल दिया, तो वो लॉ बन जाता है। लेकिन गवर्नर के पास एक और पावर होती है, और वो गवर्नर के पास पावर होती है कि वो गवर्नर उसको एक बार, प्लीज अंडरस्टैंड, एक बार उस बिल को दोबारा स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेज सकता है। उस स्टेट लेजिस्लेचर को यह पता चल जाता है कि वो उसके ऊपर दोबारा बहस करे, दोबारा कंसिडरेशन करे। अगर उस स्टेट लेजिस्लेचर ने उसके ऊपर दोबारा कंसिडरेशन की और उसको उठाकर भेज दिया टू द गवर्नर, गवर्नर शैल गिव हिज असेंट। उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन अगर गवर्नर ने वो बिल ना हां बोला ना वापस भेजा, तो गवर्नर क्या कर सकते हैं? क्या गवर्नर उस बिल को अपनी जेब में रख सकते हैं कि ना जी, ना तो मैं हां बोल रहा हूं, ना मैं ना बोल रख सकता हूं? क्या मैं ये कर सकता हूं? इज इट अलाउड? और इनफैक्ट देयर इज अ थर्ड मेथड ऑल्सो कि गवर्नर उठाकर उस बिल को प्रेसिडेंट साहब की कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। यानी कि आर्टिकल 200 में 4 चॉइसेस हो गई। नंबर 1, फर्स्ट चॉइसेस कि गवर्नर साहब हां बोल दे, उस केस में बिल बन जाएगा लॉ, प्लीज अंडरस्टैंड। सेकेंड चॉइस में यह हो जाए कि गवर्नर उसको उठाकर दोबारा स्टेट लेजिस्लेचर के पास बोल दे, यह है नंबर 2। नंबर 3 यह है कि गवर्नर उठाकर इसको प्रेसिडेंट साहब के पास भेज दे कि आप फैसला करो ये बिल ठीक है या नहीं है, कुछ ही कंडीशंस में यह बोला जा सकता है। और चौथा भी यह है, थ्योरेटिकली तो यह है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन थ्योरेटिकली तो यह है कि वो उस पर कुछ एक्शन ही ना करे, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में पॉकेट वीटो समझ सकते हैं। इस पूरे केस में यही बात हुई। तो स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने करीब करीब 12 बिल्स को पास किया। 12 बिल्स को पास करने के बाद, यानी कि विधानसभा ने 12 बिल्स पास किए और गवर्नर मिस्टर रवि के पास भेज दिया। जब वो बिल्स गए तो उन्होंने उनमें से 2 को तो रीसेंड कर दिया वापस, और बहुत सारे बिल्स को उठाकर प्रेसिडेंट साहब के पास कंसिडरेशन में भेज दिया। अब लेजिस्लेचर बड़ा परेशान, विधानसभा बड़ा परेशान कि लेजिस्लेचर हम हैं, हमारा काम है लॉ बनाना, और हम लोग सुप्रीम हैं, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। लेकिन गवर्नर साहब के बिना ये लॉ तो उससे बिल ही रह जाएंगे, ये कभी लॉ तो बनेंगे ही नहीं, कभी एक्ट तो बनेगा ही नहीं। तो ये तो बड़ा अजीब सा सिचुएशन हो गई। तो स्टेट ऑफ तमिलनाडु चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में बोला माय लॉर्ड, ये तो पॉलिसी पैरालिसिस है, ये तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही खराब कर देंगे ऑफ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स लेजिस्लेचर। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सबसे पहले इस केस को इस लेवल तक मत सोचना। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस, ये एक पार्ट है इस डिस्कशन का। इस केस की जजमेंट आने के बाद, सुनो मेरी बात, इस केस की जजमेंट आने के बाद, क्योंकि हम 2026 में आ गए हैं, इसलिए मुझे तुम्हें पूरा 2025 की कहानी बतानी पड़ेगी। इस केस की जजमेंट आने के बाद दोबारा प्रेसिडेंट साहब ने आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किया और सुप्रीम कोर्ट को फिर से इस केस की, जो सामने तुम्हारे लिखा है, इस केस की क्लैरिटी मांगी। तो हम 2 केसेस करेंगे। पहला केस करेंगे स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन जरूर की, लेकिन बहुत सारी ऑब्जर्वेशन जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वाले इस केस में हुई, वो थोड़े टाइम के बाद एक और केस हुआ जो कि हम इसी के साथ करेंगे, विच इज द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को भी हम पढ़ेंगे और हम पता करेंगे कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में क्या बोला गया था। समझने की कोशिश करो। सो वी आर एक्चुअली डूइंग 2 केसेस इन 1 शॉट। तो इतना आसानी से तुम्हें समझ में आने वाला है नहीं। बड़ी अजीब सी बात हुई। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली कि हम सबसे पहले आर्टिकल 200 एंड 201 को हम देखेंगे, यानी कि वो जस्टिसिएबल है, यानी कि वो जुडिशियल रिव्यू में आता है। हम ये देखेंगे कि वो गवर्नर साहब ने कैसे बिल रोक लिया, नंबर 1।
In other words, they will go into the reasons of why the governor interfered in the first place. कमाल है, वेरी गुड। अगर ऐसा है, राइट, अगर ऐसा है तो आर्टिकल 143 के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में हम ये नोटिस करेंगे कि यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, नो। आर्टिकल 200 एंड 201 में जो ये जस्टिसिएबल फैक्टर है हम वो नहीं देख सकते। सो लेट्स ट्राई एंड कंपेयर दिस, ताकि तुम लोग इसको स्लाइड में देख लेते। सो सबसे पहले तुम लोग प्लीज बोर्ड पर देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करो। सो सबसे पहले यह देखा गया कि इसमें क्वेश्चन ये डाला गया कि इस रिजर्वेशन रिव्यूएबल, रिजर्वेशन मतलब रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तमिलनाडु वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस, यस, हम आर्टिकल 200 एंड 201 में हम देख सकते हैं कि गवर्नर ने क्यों इंटरफेयर किया। लेकिन जो थोड़े समय बाद एडवाइजरी ओपिनियन अंडर आर्टिकल 143 आया, उसी सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट नो, इट इज नॉन जस्टिसिएबल, बिकॉज इस तरह से तो हम सेपरेशन ऑफ पावर्स जो कि है कि एग्जीक्यूटिव अपने फोन में बोलता है, लेजिस्लेटिव अपने जोन में बोलता है, जुडिशरी अपने जोन में बोलता है, इन तीनों में हम लोग इंटरफेयर कर बैठेंगे, वी विल नॉट अलाउ दिस। सो यहां पर क्या हो गया, यस, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वाले केस में बोला गया यस हम इंटरफेयर करेंगे, यहां बोला यहां नहीं करेंगे। कैन कोर्ट लुक एट द रीजंस, यस, यहां पे बोला नो, बोले नो। हम गवर्नर साहब या फिर प्रेसिडेंट साहब को हम ये नहीं बोल सकते कि एवरी टाइम बिल आपके पास कंसिडरेशन पर आ जाए तो आप ना पहले हमसे ओपिनियन लो, या हम आप देखेंगे कि कौन से रीजन की वजह से आपने उसको रोका है या आपने रिजर्व किया है, नहीं कर सकते। अगेन इट विल बी वायोलेटिव ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। फिर बोला कि कैन कोर्ट्स इंटरवीन फॉर डिले। अगर गवर्नर साहब के पास बिल आता है और गवर्नर साहब उसको रोक लेते हैं तो क्या हम इंटरवीन कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं कि डिले क्यों है। तमिलनाडु वाले केस में, पहले वाले केस में, इसको केस नंबर 1 याद रख लो, उसमें बोला गया यस हम कर सकते हैं। इसमें भी बोला गया यस, लेकिन इस यस का और इस यस में जमीन आसमान का फर्क है। 143 यानी कि एडवाइजरी ओपिनियन वाले यस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस हम देख सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं पूछ सकते कि मेरिट्स क्या थे, कि आप हमें एग्जैक्ट रीजन बताओ कि क्यों भाई आपने क्यों बिल को रिजर्व किया। यू कैन डू दिस, बट यस यू कैन सर्टेनली आस्क, और कोर्ट सर्टेनली ये बात पूछ सकते हैं कि आपने प्रोसीजर फॉलो किया या नहीं, क्या आप पॉलिटिकल रीजन से कर रहे हो, क्या कोई कैप्रिशियस, कोई मैलाफाइड रीजन से, वो हम देख सकते हैं, हम प्रोसीजर की तरफ देख सकते हैं, बट वी कैन नॉट टेस्ट यू ऑन मेरिट्स। यहां लिखा है कैन कोर्ट्स प्रिस्क्राइब टाइमलाइंस। कमाल की बात हुई थी स्टेट ऑफ तमिलनाडु वाले केस में, यानी कि जो केस नंबर 1 था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइंस दे दिए थे कि 1 महीने में अगर कैबिनेट ने बोला होगा तो गवर्नर ने हां ही बोलना होगा, 2 महीने में, 3 महीने में अगर रिजर्व वाला होगा तो 3 महीने में हां ही, या 3 महीने में फैसला करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट सेड अंडर आर्टिकल 143 अंडर नो सर्कमस्टांसेस कोर्ट्स इस तरह की टाइमलाइन दे सकता है। इनफैक्ट बाबा साहेब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्लियरली ये मेंशन किया था दैट अंडर नो कंडीशन व्हाटसोएवर आप गवर्नर को टाइम बाउंड कर सकते हो कि यह इसको आपको फैसला करना है तो अभी के अभी। सो ये जो गुबर्नाटोरियल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इनको आप टाइम बाउंड नहीं कर सकते, उसी तरह से आप प्रेसिडेंट को भी नहीं टाइम बाउंड कर सकते। सो देयर हैज बीन अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम द तमिलनाडु केस टू एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द केस। सो फर्स्ट इस कंपैरेटिव चार्ट को लिख लो, क्योंकि कभी कभी लोग गलती से सिर्फ तमिलनाडु वाला केस पढ़ लेंगे और सारी की सारी स्टोरी खत्म हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें पूरा प्रोसेस समझा देता हूं। सो हैव अ लुक एट द बोर्ड, आराम से समझने की कोशिश करो। सो लेट्स से कि गवर्नर साहब को पास बिल आया, मैं फिर से इस बिल को बताता हूं। ओके, सो लेट्स लुक एट द बिल। सो विधानसभा ने या विधानसभा और विधान परिषद ने यह बिल भेजा और गवर्नर के पास भेज दिया। नंबर 1, गवर्नर साहब कैन साइन दिस एंड गिव हिज असेंट, कहानी खत्म, वहीं बन गया बिल, बन गया लॉ। दूसरा, गवर्नर उस बिल को भेज सकते हैं वापस स्टेट लेजिस्लेचर को, भाई तुम दोबारा देखो इस बिल को। ये कितने बार भेजा जा सकता है? ओनली वंस। लेकिन
अगर द विधानसभा या फिर विधानसभा विधान परिषद इस बिल को दोबारा पास कर दे और दोबारा गवर्नर साहब को दे दे, तो गवर्नर साहब इज बाउंड टू गिव हिज असेंट। नंबर थ्री के लिए तुम्हें कंडीशंस याद रखनी है, जिसको बोला जाता है 5 कंडीशंस। तो मैं इसको हमेशा 5 कंडीशंस बोलता हूं, इसको याद रखना। इफ द बिल वायोलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2, इफ द बिल इज अगेंस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नंबर 3, if the bill involves some kind of conflict with union powers. Number 4, if the bill is against larger interests of the country and people. 5, if the bill endangers the position of the high court in the state. ये याद कर लो, ये एमसीक्यू है, इस पर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, यूपीएससी को बड़ा मजा आता है। तो आर्टिकल 201 में क्लियरली 5 कंडीशंस लिखी हुई है। इफ द बिल इज अगेंस्ट the constitution, against directive principles of state policy, if it is against the national interest, if it is in conflict with the union powers, and if it endangers the powers of the high court of the state. 5 conditions अगर है तो गवर्नर साहब के पास तीसरी चॉइस चालू हो जाती है। तीसरी चॉइस जो चालू होती है वो होती है कि वो इस बिल को उठाकर दे देंगे टू द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट साहब के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि प्रेसिडेंट साहब आप फैसला करो कि ये बिल मेरे अनुसार, यानी कि गवर्नर साहब के अनुसार 5 कंडीशंस की वजह से फंस रहे हैं, आपको लगता है ये ठीक है तो ठीक है। तो क्या करते, रेडी, एक एक करके करेंगे। सो गवर्नर साहब ने बिल प्रेसिडेंट साहब को भेज दिया, स्टेप नंबर 1 भेज दिया। अब बिल गया प्रेसिडेंट साहब के पास। अब प्रेसिडेंट साहब को पहले कंडीशन में ये लगा नहीं यार कोई दिक्कत ही नहीं, आपको एवं ही लग रहा था, आपको लग रहा था कि ये बिल 5 कंडीशंस को वायोलेट कर रहा था, नहीं कर रहा, ये बिल ठीक है। तो प्रेसिडेंट साहब उस बिल को साइन करेंगे, वो बिल बन जाएगा लॉ, सिंपल एज दैट। सो नंबर 1, प्रेसिडेंट साहब ने उस बिल को देखा। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट साहब जब बोलते हैं तो हम हमेशा, बट इट इज ऑलवेज सेंट टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स ओपिनियन। प्रेसिडेंट साहब को लगा कि ये वो 5 कंडीशंस जो अभी अभी मैंने बताई थी, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, ठीक है, द बिल बिकम्स अ लॉ। सेकेंड कंडीशन में प्रेसिडेंट साहब को ये लगे नो ये बिल सच में कुछ गड़बड़ है, तो ये एक अजीब सा सिचुएशन होगा। अब ध्यान से सुनना, अब प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, थिंक अबाउट इट। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं पकड़ने को, मैं क्या पकड़ूं, चलो इसको पकड़ लेते, बैटरी बैंक ले लेते। तो प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, प्रेसिडेंट साहब सुनो मेरी बात, प्रेसिडेंट साहब इस बिल को खुद वापस नहीं भेजेंगे। प्रेसिडेंट साहब गवर्नर साहब को बोलेंगे गवर्नर साहब इस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के पास वापस भेज दो। यह है $1 मिलियन क्वेश्चन, ये ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता। प्रेसिडेंट ने खुद इस बिल को नहीं भेजा है टू द स्टेट लेजिस्लेचर, वापस उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने गवर्नर को बोला है गवर्नर साहब आप इस बिल को दोबारा स्टेट लेजिस्लेचर को भेज दो। जब वो स्टेट लेजिस्लेचर को भेजेंगे तो स्टेट लेजिस्लेचर को एक मैसेज दिया जाएगा कि देखो हमें ऐसा लग रहा है कि इसको वो 5 कंडीशंस में से एक कंडीशन जरूर कोई ना कोई इफेक्ट करिए। अब स्टेट लेजिस्लेचर को 6 महीना मिलता है, कितना टाइम मिलता है, 6 मंथ्स मिलता है। स्टेट लेजिस्लेचर उसको 6 महीने में दोबारा कंसिडर करेगा और सोचेंगे कि या तो हम चेंजेस करते हैं या फिर नहीं करते। अब फिर से सुनना, अब स्टेट लेजिस्लेचर ने दोबारा इस बिल को देखा, ओके, अब स्टेट लेजिस्लेचर ने दोबारा इस बिल को देखा और दोबारा पास किया। जब ये दोबारा पास करेंगे तो गवर्नर को नहीं भेजेंगे, बिल आया गवर्नर के रास्ते है लेकिन वो गवर्नर के पास नहीं जाता, वो बिल भेजा जाता है अगेन टू द प्रेसिडेंट। अब इसका मतलब है कि बिल भेजा वापस गया गवर्नर के रास्ते लेकिन वापस पास होके आया है टू द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट साहब के पास ये बिल आया है, प्रेसिडेंट साहब का फाइनल डिसीजन है। ये हो सकता है प्रेसिडेंट साहब इस टाइम कन्विंस हो जाए कि हाँ यार जो इन्होंने चेंजेस कर लिए आई एम सेटिस्फाइड विद ऑल ऑफ दैट, तो हम उसको पास कर देते, वो बिल बन जाता है लॉ। लेकिन प्रेसिडेंट साहब अगर इसको रोक ले, ना जी अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो वो बिल रिजेक्ट हो जाता है, वो बिल रिजेक्ट हो जाता है, वो ट्रैश हो जाता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड।
अब नंबर 1 इसमें सिचुएशन क्या है, इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखो, यहां पर एक जगह भी टाइम फैक्टर नहीं लिखा है। कितनी देर में गवर्नर प्रेसिडेंट साहब को भेजेंगे, कितनी देर में यह फैसला होगा, कितनी देर में दूसरा फैसला होगा, यह लिखा ही नहीं है। तो प्रैक्टिकली ये अनलिमिटेड प्रोसेस किया जा सकता है जब तक तो ये टाइम बाउंड हो, रीजनेबल टाइम बाउंड हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा केस जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का केस था, ये सारा का सारा केस इसीलिए था कि ये सारा प्रोसेस लिखा जरूर है लेकिन ये टाइम बाउंड नहीं है। यहां पर कुछ भी नहीं बताया गया कि कितने समय में क्या किया जाता है और उसी चीज को मिसयूज किया जा सकता है जो कि हुआ है। तो प्रेसिडेंट साहब ने 14 क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट को पूछे कि आप क्लैरिफाई करो कि इसमें से कौन सी चीज हमें करनी है और कौन सी चीज हमें करनी नहीं अलाउड है। नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्लियरली मेंशन कर दिया कि आर्टिकल 200 एंड 201 ये नॉन जस्टिसेबल है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम केवल ये केवल देखेंगे कि ये प्रोसेस फॉलो हो रहा है या नहीं। तो एक बार स्क्रीन पर देखो, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, ये भी 2025 का केस है और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो इसके तुरंत बाद आया ये भी 2025 का ही है। दोनों में यह बात बोला गया कि गवर्नर के पास एब्सोल्यूट वीटो पावर्स नहीं है, केवल 3 चॉइसेस है, या तो असेंट दो या फिर उसको वापस भेजो या फिर प्रेसिडेंट साहब को भेजो। चौथी चॉइस नहीं है कि आप उसको उठाकर जेब में रख लो। इट इज नॉट अलाउड। सो देयर इज नाइदर रिजेक्शन अलाउड, नो इनडेफिनेट विदहोल्डिंग अलाउड। इस मामले में दोनों केसेस एकदम सही बात बोल रहे हैं और एकदम करेक्ट सोच रहे हैं। देयर इज नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट। लेकिन दोनों जगह में एक फर्क है। स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस बोलता है असेंट और रिटर्न ऑन एड एंड एडवाइस रिजर्वेशन, इसमें लिमिटेड डिस्क्रिशन है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन दे दिया, राइट, कि 1 महीने में इतना करना है, 3 महीने में यह फैसला करना है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इस आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने बोलिया हम टाइमलाइन नहीं दे सकते, ये जस्टिसेबल भी नहीं है, हम टाइम होल्ड भी नहीं कर सकते। वी कांट इवन होल्ड योर हैंड कि आपने इतनी देर में और यही फैसला करना है। ऑल्सो हम ये भी नहीं बोल सकते कि एवरी टाइम प्रेसिडेंट साहब उसको कंसिडर कर रहे हैं या बिल प्रेसिडेंट साहब के पास कंसिडरेशन में आ रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या प्रेसिडेंट साहब को आर्टिकल 143 यूज करके सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेना है। ऐसा भी नहीं किया जा सकता। ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायोलेशन होगा। सो वी विल नॉट अलाउ दिस। इसको ध्यान से देख लेते हैं। सो यहां पर लिखा हुआ है दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट्स वी एट गवर्नर्स whims, सॉरी यहां लिखा है in the view of above reasoning we are required to clarify that the XYZ paragraphs of state of Tamil Nadu pertaining to the imposition of timelines on the governor are erroneous. They are erroneous. In other words, हम time bound नहीं कर सकते हैं. That is not allowed under any set of circumstances whatsoever. The next case is again very interesting case. Now समझने की कोशिश करो पहले ये केस है क्या with relationship to the registration document. Now सबसे पहले तुम्हें एक लीगल मैक्सिम पढ़ना पड़ेगा और वो लीगल मैक्सिम इज नेमो डैट क्योड नॉन हैबिट. तुम में से बहुत सारे लोगों को लगेगा भगवान जाने ये हो क्या रहा है. ये एक लैटिन मैक्सिम है. लैटिन मैक्सिम मतलब एक नियम है, एक कानून का तरीका होता है. नीमो डैट क्योर नॉन हैबिट एज इन मैं वो टाइटल दे नहीं सकता जो मेरे पास टाइटल है नहीं. I cannot give you a title which is better than the title that I possess. Let me explain this to you. So let's understand this again in the form of a property. मान के चलो ये एक प्रॉपर्टी है. अब ये प्रॉपर्टी पर मैं मालिक नहीं हूं, मैं ये प्रॉपर्टी पर किराएदार हूं. So let's understand. किराएदार यहां पर है, मालिक होना इससे ऊपर की बात है. So किराएदार टेम्पररीली उसको होल्ड करके रखता है.
और मैं उसको बाय करता हूं तो वो ऊपर वाली पोजीशन है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या किराएदार इस प्रॉपर्टी को बेचकर किसी और को मालिकाना हक दे सकता है या नहीं? एन ऑब्वियस आंसर टू दिस इज नो। और वही लिखा हुआ है ये कि नेमो डैट क्योर्ड नॉन हैबिट, दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ टाइटल। तो हम महनूर फातिमा केस में ये क्या पढ़ रहे हैं? सो महनूर फातिमा केस में यह बात बोला गया है कि आप कोई प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आप एक रजिस्ट्रेशन कर देते हो, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन को एक एग्रीमेंट कर देते हो और उस एग्रीमेंट को आप रजिस्टर नहीं करते। तो कोर्ट बोल रहा है कि हम इसको मानेंगे नहीं कि यह एक वैलिड ट्रांसफर ऑफ टाइटल है बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट है। तो लेट्स से एक एग्जांपल बताता हूं मैं तुमको ये बहुत क्लियरली हो जाएगा, राइट? लेट्स से, और ये ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता, बट विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस ऑन अ बेटर कॉन्सेप्ट। लेट्स से ये बिल्डिंग को, अरे सर ये तो ताजमहल है, मान के चलो ताजमहल के प्रॉपर्टी के लिए, ताजमहल की प्रॉपर्टी, यस, एक्स बोलता है वाई को मैंने ट्रांसफर कर दिया ताजमहल की प्रॉपर्टी, मैंने तो बेच दी। थिंक अबाउट इट। अब तुम्हें लगेगा कि यह अजीब सी बात बोल रहा हूं, नहीं, बट दैट्स हाउ दिस कंट्री इज ऑपरेटिंग। हमारा देश में यह गलती बड़े कॉमनली हो रही है, राइट? इस आदमी ने ताजमहल किसी वाई को बोला, ले भाई अग्रीमेंट पे साइन कर और मैं तेरे से पैसे लेता हूं, तू मुझे 50 करोड़ रुपए दे, मैंने तेरे को ताजमहल बेच दिया। जस्ट इमेजिन दिस एज ए लीगल फिक्शन। अब इस आदमी ने उसको बेच दिया, दूसरे आदमी ने उसको खरीद लिया, दोनों खुश। इसने बोला मुझे 50 करोड़ मिल गए, और उसने बोला कि वो मेरे पास भाई ताजमहल अब मेरा हुआ। और जब उसको अथॉरिटीज कन्फ्रंट करे तो वो बोले कैसी बात कर रहे हो, ये देखो रजिस्ट्रेशन टाइटल, इसने मुझे बेचा है, मैंने खरीदा है, ताजमहल मेरा हुआ। बट डू यू रियलाइज ये जो स्टूपिड सी बात लग रही है, ये एक स्कैम है, बिकॉज बेचने वाले के पास कभी ताजमहल था ही नहीं। जस्ट बिकॉज आपने एक अग्रीमेंट कर लिया डज नॉट मीन प्रॉपर्टी आपकी हो गई। द पॉइंट हियर इज मियरली एक अग्रीमेंट करने से, दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट करने से तुम्हारे पास ओनरशिप यानी कि टाइटल नहीं आएगा। सो द पॉइंट हियर इज सबसे पहले एक वैलिड टाइटल तो होना चाहिए। पहले ये शाहजहां तो होना चाहिए, पता नहीं शाहजहां का भी माना जाएगा कि नहीं आज की डेट में, लेकिन द पॉइंट हियर इज पहले ये प्रूव करो कि ताजमहल तुम्हारा है, फिर ताजमहल का टाइटल ट्रांसफर होगा ना। तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो बहुत ही स्टूपिड सी बात है, इतनी सिंपल सी बात है, ये तो हमको समझ में आ रहा है, हमें 5 मिनट में समझ में आ जाए। सो ये लेकिन हमारे यहां बहुत इजीली गलतियां होती है, और इतनी कॉमन होती है दैट यू विल बिकम अनकंफर्टेबल। आप कहीं भी जाओ, वहां पर जमीन का टुकड़ा होता है, सामने वाला क्या बोलता है उसको बोलता है देखो जी 1 करोड़ की जमीन है, ओके चलो जी हम 90 लाख में दे देंगे। ओके बोले ठीक है, बोले चलो आ जाओ जल्दी से एक अग्रीमेंट करते हैं, फिर हम लोग जाएंगे रजिस्ट्री पे बैठेंगे और रजिस्ट्री में हम ये टाइटल आपके नाम पे कर देंगे। अरे पहले ये तो चेक करो कि वो प्रॉपर्टी ओनर है भी कि नहीं, उसके पास ओनरशिप है भी नहीं। तो ये एकमात्र तरीका, इसीलिए द वेंडर्स यानी कि द सेलर्स लैक ऑफ वैलिड टाइटल, परचेजर्स मस्ट वेरीफाई द चेन ऑफ ओनरशिप। तुम्हें पूरा 12 साल या 20 साल जो भी अपने अपने होता है देखना होता है, पिछले 5 साल 10 साल किसके पास वो जमीन थी, वो जमीन उसकी थी भी कि नहीं, वो फैमिली डिस्प्यूट का पार्ट तो नहीं है, उसके ऊपर केसेस है या नहीं है। सो फातिमा केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज को क्लैरिफाई किया कि आपको अगर कोई भी सेल डीड करनी है तो आपको उसको रजिस्टर करना है, और वो भी विद इन 4 months। दिस इज सो इंपॉर्टेंट। आज की डेट में जब हम स्वामित्व स्कीम पढ़ रहे हैं, जब हम लैंड की मोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमने इसको इन टाइम रजिस्टर नहीं किया, ये सेल इनवैलिड है, सिंपल एज दैट।
You are not the owner. There are no excuses. There is no late fixing. There is no second chance. So फातिमा केस इज वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट कि अगर आपने कोई भी इस तरह की सेल डीड की, विल हैव टू रजिस्टर इट एंड दैट टू विद इन अ पीरियड ऑफ 4 months. ये लॉ है, यानी कि आपने सेल डीड साइन की, उसको रजिस्टर किया, रजिस्ट्रार में 4 महीना और अलाउ कर सकता है विद फाइन, बट उसके बाद इट इज इम्पॉसिबल. सो उसके बाद द डॉक्यूमेंट बिकम्स यूजलेस, उसको उठा के कचरे में फेंक दो, इट इज प्रैक्टिकली नॉट देयर. सो बहुत पहले 2011 में भी इसी तरह के सूरज लैंप की एक जजमेंट आई थी, बट तुम लोग लॉयर्स नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें पता नहीं रहा हूं. आमतौर पे इंडिया में केसेस क्या थोड़ा सा स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए, देखो जब भी कुछ खरीदा जाता है, बेचा जाता है देश में इन टर्म्स ऑफ लैंड या इमूवेबल एसेट्स, तो आपको एक स्टैंप ड्यूटी देनी होती है. सिर्फ उस स्टैंप ड्यूटी को बचाने के लिए, जो कि कहीं पर 6% है, कहीं 7% है, उसको बचाने के लिए लोग करते क्या है, वो एक दूसरे के साथ सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं. पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे जीपीए बोला जाता है, जनरल पावर्स ऑफ अटॉर्नी, उसका केवल इतना मतलब होता है कि मैं प्रॉपर्टी जीपीए साइन करके दे दूं शाहरुख खान को, तो शाहरुख खान को ये अधिकार हो जाएगा कि शाहरुख खान मेरे बिहाउंड पर कुछ फैसला कर सकता है. लेकिन वो ट्रांसफर ऑफ टाइटल नहीं हुआ, मतलब वो सिर्फ एक से दूसरे की तरफ परमिशन ऑफ अटॉर्नी हो गया, उसके पास अथॉरिटी आ गई. इतनी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज सिर्फ इसी बेसिस पे ट्रांसफर हो रही है. मैंने सामने वाले को जीपीए दे दिया, सामने वाले ने दूसरे वाले को जीपीए दे दिया, और इसी तरह से प्रॉपर्टी बिकती आगे चलती जा रही है. इसको ओनरशिप नहीं बोलते, इसको ट्रांसफर ऑफ टाइटल नहीं बोलते, ये कूड़ा हो जाता है. अगर सिर्फ एक अग्रीमेंट कर दिया जाए, उसको ओनरशिप नहीं माना जाता जब तक उसको आप रजिस्टर नहीं करोगे, वो भी विद इन 4 months. विद इन 4 months अगर आपने नहीं किया तो देन इट इज नॉट अ टाइटल, देयर इज नो लीगल प्रोटेक्शन. तुम उस घर में प्रैक्टिकली कब्जा करके बैठे हुए, कोई भी आएगा तुमको धक्का मार के निकाल देगा, बिकॉज तुम्हारे पास जो कागज है, जो तुमने रजिस्ट्रेशन पेपर लेकर बैठा हुआ है, वो वही वाला बात है जो पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने दिया कि वो भाई साहब ने ताजमहल बेच दिया तुमको. ताजमहल बेच के क्या फायदा होने वाला है, ताजमहल उसका है ही नहीं. सो द पॉइंट हियर इज, उसने तुमसे पैसे ले लिया. बहुत सारे लैंड स्कैम ऐसे होते हैं, ज्यादातर लोगों को लॉ मालूम नहीं होता, लेकिन इसको बोलते हैं इग्नोरेशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजाड. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. जस्ट बिकॉज तुम्हें लॉ पता नहीं है, तुम बाद में बच के निकल नहीं सकते हो. हेंस मेक श्योर कि तुम ये प्रोसेस पूरा का पूरा फॉलो करो. सिंपल रूल टू फॉलो. आफ्टर द फातिमा केस ये बिल्कुल क्लियर है. बाय प्रॉपर्टी, रजिस्टर विद इन 4 months, सेल डीड करो, 4 महीने में उसको रजिस्टर करो, बिकम ओनर. तुमने ये 4 महीने की जो डेडलाइन है वो मिस कर दी, यू आर मिसिंग ऑन द ओनरशिप. कौन सा केस? मैनूर फातिमा केस. 4 केसेस हो गए जो 2025 को हमेशा याद रखा जाएगा. मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज केसेस. इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हें यूपीएससी में आ सकता है, स्टेट पीएससी में आ सकता है. इतनी डिटेल में मैंने तुम्हें बता दिया है. इसी वीडियो को बार बार देखो. इसी वीडियो से तुम्हारा पॉलिटी भी हो जाएगा, लॉ भी हो जाएगा, तुम्हें फंडामेंटल राइट्स भी समझ में आ जाएंगे, क्रिमिनल लॉ भी समझ में आ जाएगा. डोंट मिस दिस अंडर एनी सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस व्हाटसोएवर. मैंने तुमको सब कुछ बता दिया. पीडीएफ में तुम्हारे साथ शेयर कर लूंगा. जो लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज ज्वाइन अस. 60% ऑफ है. तुम्हें समझ में आ गया है हाउ डू वी टीच. अनअकैडमी इज द प्लेस जहां पर तुम रियलिस्टिकली पढ़ सकते हो. मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर पढ़ाने की, और पीएसआर ऑप्शनल पढ़ाने की. अगर तुम इन सब्जेक्ट से अपनी हेडेक हटाना चाहते हो, डोंट फॉरगेट द कोड SIDLIVE, SIDLIVE. I'll be waiting for you. In the words of Unacademy, let's crack it. God bless and Jai Hind.